हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। ये हमारे प्रीलिम अफेयर सीरीज़ का 15th लेक्चर है जो हम प्रीलिम अफेयर सीरीज़ कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का होता है। तो इससे पहले हमारे 14 लेक्चर और आ चुके हैं। ये सब लेक्चर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। हर एक लेक्चर में एक सेपरेट टॉपिक को या मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। उन टॉपिक्स को डिस्कस करते वक्त हमने ये ध्यान रखा है कि हम उनको इतने डेप्थ में डिस्कस करें जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस में कोई लिमिट नहीं होती, आप एक टॉपिक को कितना भी डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए, पेपर्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन प्रीलिम अफेयर सीरीज को बना रहे हैं। तो आप इन प्रीलिम अफेयर सीरीज पे रिलाई कर सकते हो कि ये आप इनको अगर देख के जाओगे तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है वो एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन हैं। पर्टिकुलरली हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनर फेवरेट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक यूनिक स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर रहे हैं इन सीरीज में, जिसको हम कनेक्टिंग डॉट बोल रहे हैं, जहां पे हम रैंडम टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ उनका इन डेप्थ बताने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है और क्या पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर का इस सीरीज का 15th लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले डिमांड फॉर इंक्लूडिंग लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। हम लोगों को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 2019 में। ठीक है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट होता था उसको स्टेटहुड को कैंसिल करके वहां पे 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ठीक है, नाउ लद्दाख इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है इंडिया की। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी है विद लेजिस्लेचर। नाउ इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का मतलब है कि वहां पे पर्टिकुलरली चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, सीएम होता है और वहां का उसका मंत्रिमंडल होता है, वो लोग लॉ बनाते हैं। जैसे दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर है, पुदुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर है, और तीसरी होगी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेचर होगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेचर है और बाकी 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, जहां पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की हेल्प से। ठीक है, सो हम अभी देख रहे हैं लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की मांग की गई है। 6 शेड्यूल में डालने की मांग लद्दाख को किसने की है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। हमारे यहाँ पे एक नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अलग अलग क्लास के लिए हमारे यहाँ पे कमीशन होता है। ठीक है, इनमें से मोस्टली कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। तो उसने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंड किया है दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल देखने वाले हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, हर एक शेड्यूल में क्या है, मतलब उस शेड्यूल में क्या क्या चीज डाली गई है और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूनियन टेरिटरी को ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर होता था पहले का। इसमें से ये वाला एरिया जो है ये पीओके है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो हाईएस्ट पीक है, मतलब क्योंकि हिमालय पास आउट होता है जम्मू एंड कश्मीर से, तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की वो है K2। ठीक है, K2 की हाइट है 8611 मीटर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, दोनों इंपॉर्टेंट है, K2 भी और इसकी हाइट भी। लेकिन फिलहाल वो पीओके में है। जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है K2 का। तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक जो इंडिया में है K2 गॉडविन ऑस्टिन, उसकी हाइट जो है 8611 मीटर है। लेकिन ये अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि फिलहाल इंडिया में कौन सी हाईएस्ट है, तो वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। और सिक्किम जो है वो इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो पॉपुलेशन वाइज सबसे कम है। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का यूपी। ठीक है, और एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का राजस्थान। और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर जो नई यूटी है विद लेजिस्लेचर। ठीक है, ये हो गया लद्दाख और ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन वो एरिया है जो 1962 में
जब इंडो चाइना वार हुआ था तो उस वक्त चाइना ने ये एरिया हमसे ले लिया था। ठीक है, टोटल जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पहले 2 होती थी, अब इनको मिला के 1 बना दिया है। लक्षद्वीप, ठीक है, पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। पुदुचेरी जो है वो 4 जगह पे है, मतलब पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो 3 स्टेट में फैली हुई है। पहली जो है, एक है यहाँ पे केरला में माही, ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरला में, ठीक है, एंड पुदुचेरी एंड कराईकल, ये 2 हैं तमिलनाडु में। मतलब पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के 4 हिस्से हैं, एक पुदुचेरी, एक कराईकल, ये 2 तमिलनाडु में है इंडियन स्टेट, एक है यनम जो आंध्र प्रदेश में है, और एक है माहे जो केरला के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया लद्दाख है, स्मॉलेस्ट मैंने आपसे पूछा है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, इसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर, देन दिल्ली एंड देन पुदुचेरी। तो बाकी ऐसी है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है। देन अब बात करते थे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको गैदर करके पुट कर लिया गया है। ठीक है, तो टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो एक एक करके हम उन 12 शेड्यूल्स को देख लेंगे। इनिशियली ये 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो क्या अब इसका मतलब एक भी शेड्यूल नहीं था? थे। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे इनिशियली। 8 शेड्यूल वर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल बाद में डाले गए हैं। वो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाले गए हैं। ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले शेड्यूल से। फर्स्ट शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये लिस्ट पहले शेड्यूल में है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो एग्जामिनर यही पूछता है कि एक तरफ तो शेड्यूल की लिस्ट दे देता है और एक तरफ उनके अंदर क्या है आपको मैचिंग करके बताना होता है, या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि कौन से शेड्यूल में क्या है। शेड्यूल इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के हिसाब से। हर साल किसी न किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में सैलरी है। इसको याद रखने का एक इजी वे है, एस फॉर सैलरी, एस फॉर सेकंड। तो सेकंड शेड्यूल में सैलरी है। अब किस किस की सैलरी है सेकंड शेड्यूल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट की सैलरी है, गवर्नर की सैलरी है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, यानी लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। और एक बात और इंटरेस्टिंग है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमें पता है वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि उनकी जो सैलरी जाती है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं जाती, उनकी सैलरी जाती है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के नाम की वो सैलरी लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के नाम की उनको कोई अलग सैलरी नहीं मिलती। या आप ये बोल सकते हो कि वो 2 पद पे हैं एक साथ, लेकिन उनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद पे होने की वजह से मिलती है। ठीक है, नाउ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की, एक तरह से स्टेट की लोकसभा बोल लो आप उसको। ठीक है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरह से आप बोल लो कि स्टेट की राज्यसभा हो गई। ठीक है, देन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सब की सैलरी सेकंड शेड्यूल में गिवन है। ये सारे के सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और स्टेट पीसीएस में भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस किस की सैलरी इंक्लूडेड है और किसकी सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, देखते हैं थर्ड शेड्यूल में क्या है। थर्ड शेड्यूल कंटेन प्रोविजन फॉर द ओथ एंड एफर्मेशन। ओथ है उसमें और एफर्मेशन है। किसके ओथ एंड एफर्मेशन है? ठीक है, ये हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि किसके नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट का नहीं है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके ओथ एंड एफर्मेशन नहीं है सेकंड शेड्यूल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन फोर्थ शेड्यूल कंटेन प्रोविजन एज द अलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा में कितनी सीट होंगी इसका ब्यौरा दिया गया है फोर्थ शेड्यूल में। और ये क्वेश्चन पता ही नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा।
ठीक है। देन फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, कंटेन प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन दिए गए हैं फिफ्थ शेड्यूल में। उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिक्स्थ शेड्यूल कंटेन प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, कहां कहां, इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट में जो ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन बनाया गया है। और अब लद्दाख को इसी शेड्यूल में डालने की बात की है। किसने की है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दोनों एक ही होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 338 के अंदर तो डाल दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 330A के अंदर डाल दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को बनाया गया था, इंदिरा साहनी एक केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाना चाहिए। तो इंदिरा साहनी केस के बेस पे 1992 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक स्टैट्यूट लाया गया था पार्लियामेंट में, एक लॉ लाया गया था जिसके अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को बनाया गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, लाइक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की तरह ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। तो फिर बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड कास्ट को स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, ठीक है। और ये डाल दी गई आर्टिकल 338B में। अब हमारे पास आर्टिकल 338 है, 338A है और 338B है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से सेपरेट हुए थे, और आर्टिकल 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, और वो दिया गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो अभी रिसेंटली कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, तो हम उनमें से मेन 4 पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट के लिए पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में हुआ था, ठीक है, और इसके अंतर्गत जीएसटी को इंक्लूड किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2017 में। देन उसके बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जो हमने अभी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। देन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और उसमें क्या मिला? 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिक बैकवर्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पहली बार इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया 10% का। इससे पहले जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो उसका इकोनॉमिक बेस नहीं था, ठीक है। तो पहली बार इकोनॉमिक बेस के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देन उसके बाद आया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो हमारी लोकसभा है उसके अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 पर्सन्स को नॉमिनेट करके वो पार्लियामेंट यानी लोकसभा में भेज सकता है, ठीक है। तो उस प्रोविजन को अभी खत्म कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो एंग्लो इंडियन कमेटी को अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ हमारी लोकसभा में तो वो 2 बंदों को नॉमिनेट कर सके। ये पावर अब प्रेसिडेंट से छीन ली गई है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है लोकसभा में
और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसको आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये भी किसी से किया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी रिसेंटली हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछ से जा सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। हम पढ़ रहे थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की मांग की है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में। इससे पहले 4 ऐसे स्टेट हैं हमारे पास ऑलरेडी जो 6 शेड्यूल में डले हुए हैं। लद्दाख डल गया तो लद्दाख पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जो 6 शेड्यूल में डाली जाएगी। उससे पहले के जो 4 हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 हैं। ठीक है, लद्दाख के डाले जाने की बात अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने उठाई है। ठीक है, देन उसके बाद पढ़ लेते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7th शेड्यूल में है आर्टिकल 246। अब ये आर्टिकल 246 में क्या है, हमारे पास 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। अब इन लिस्ट के अंदर क्या है, इन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके अंदर भी सब्जेक्ट है और इसके अंदर भी सब्जेक्ट है। लिस्ट 1 में वो सब्जेक्ट हैं जिन पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। अब सब्जेक्ट समझो क्या होता है, जैसे इंटरनेशनल अफेयर एक सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड सैनिटेशन एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लॉ एंड जस्टिस एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं इंडिया में जिन पे लॉ कौन बनाएगा, ये बात डिसाइड होती है आर्टिकल 246 से, जो कि 7th शेड्यूल में है। तो वहां पे 3 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिन पे लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है। सेकंड लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिन पे लॉ बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई है। और लिस्ट नंबर 3 में वो सब्जेक्ट है जिन पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है। तो लिस्ट 3 को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब वहां पे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है। क्लियर? तो ये है हमारे 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि लिस्ट 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, लिस्ट 2 में कितने सब्जेक्ट हैं और लिस्ट 3 में कितने सब्जेक्ट हैं। और दूसरा आपके लिए होमवर्क ये है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी ने किया था, उस वक्त 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको सेकंड लिस्ट से निकाल के थर्ड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था। तो उन 5 सब्जेक्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे आपको वो भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन से 5 सब्जेक्ट थे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिए गए थे। ठीक है, ओके। देन उसके बाद 8th शेड्यूल, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट शेड्यूल था। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे। तो 8th शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, 22। ठीक है, और आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज में हम इंग्लिश और हिंदी को यूज करते हैं, नेशनल लैंग्वेज इंडिया में नहीं है एज सच कोई भी। ठीक है, और 8th शेड्यूल के अंतर्गत टोटल जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है वो है 22। ठीक है, नाउ 9th शेड्यूल कंटेन प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ये वो पहला शेड्यूल था जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसको डाला गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1951 में। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था जब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डाला गया था। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951 में। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देन उसके बाद 10th शेड्यूल जो है ये डाला गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंटी डिफेक्शन है। एंटी डिफेक्शन मतलब कि कोई एमपी और एमएलए जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से चुना गया है, अगर वो
अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उस केस में उसको एमपी या एमएलए के पद से हटाया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं जिनको हम एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस बोलते हैं। ये डाले गए थे राजीव गांधी के टाइम पे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे जब ये वाला शेड्यूल डाला गया था 10th वाला, ठीक है। 15th ऑफ फरवरी एग्जैक्ट डेट थी 1985 में, और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये डाला गया था, ठीक है। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है 10th शेड्यूल, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। उसके बाद 11th शेड्यूल कंटेन पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 40 में है, और आर्टिकल नंबर 40 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हमारे पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब हमारे फोर फादर्स इंडिया को कैसा बनाना चाहते थे, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो वो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो वो चाहते थे जब इंडिया आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा तो ये डीपीएसपी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से निकल के रियल लाइफ पे इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोविजन डाले गए हैं डीपीएसपी में, ठीक है। तो आर्टिकल 40 भी एक ऐसा प्रोविजन था जिसको एक रियलिटी का रूप दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 के अंदर। और इस वक्त हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने पूरे 5 साल कोलिएशन गवर्नमेंट में निकाले थे। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी की गवर्नमेंट ना हो, मल्टीपल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाए और उसका कोई पीएम हो। जैसे अभी इंडिया में कहने को 2 पार्टी सिस्टम है, मतलब जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका में भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेट वहां की 2 मेन पार्टी हैं। तो ऐसे ही इंडिया की 2 मेन पार्टी या 2 मेन कोलिएशन बोले जाते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी मेन पार्टी है, और दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए में कांग्रेस मेन पार्टी हुआ करता था, अब आगे होगा नहीं होगा उसका कुछ नहीं कह सकते। तो 1992 में यूपीए की ही गवर्नमेंट बनी थी कोलिएशन से। तो पहली बार किसी कोलिएशन गवर्नमेंट ने पूरे 5 साल पूरे किए थे, और उसमें उस वक्त हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव एक पॉलीग्लोट थे। पॉलीग्लोट क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। और उन्होंने ही इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, ठीक है। उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन होते थे ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि 1992 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए इंडिया में, उस वक्त 3 लोगों का मेन रोल था। एक तो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे थे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तीसरे कॉमर्स मिनिस्टर थे उस वक्त। और बाद में वो चल के इंडिया के प्रेसिडेंट बने। मैं आपको हिंट दे देता हूं, तो वो कौन थे, ठीक है। उनको आपको बताना है कि जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो कौन थे 1992 में। तो हम बात कर रहे थे डीपीएसपी की और आर्टिकल 40 की। तो पंचायत को टोटल 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 29 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कि अगर स्टेट चाहे तो इन 29 शेड्यूल पे लॉ बनाने की पावर पंचायत को दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, और इसमें 12th शेड्यूल बनाया गया, और 12th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई म्युनिसिपैलिटीज को। गांव में ग्राम पंचायत होंगी तो शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होंगी। तो म्युनिसिपैलिटीज को टोटल 18 सब्जेक्ट्स पे पावर दी जा सकती है स्टेट के द्वारा लॉ बनाने की। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो हमने देखा 9th शेड्यूल को डाला गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1951 में। 10th शेड्यूल को डाला गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में। इस वक्त जब पहला डला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, जब ये डला तो कौन पीएम थे, राजीव गांधी पीएम थे, और जब 73rd एंड 74th हुए तो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, ठीक है। तो ये टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये 12 के 12
आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, एटलीस्ट जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो मेन मुद्दा जिसको लेके हम चले थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। अब ये 6 शेड्यूल क्या है थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आर्टिकल 244, पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि 6 शेड्यूल के अंदर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244 है। आर्टिकल 244 में 6 शेड्यूल में प्रोविजन दिया गया है किस चीज का, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, नोट डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाने का प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो बनाए जाएंगे उनको बोला जाएगा एडीसी, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो आर्टिकल 244 जो 6 शेड्यूल के अंडर में है वो ये इंपावर करता है कि एडीसीज बनाए जाएं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जाएं। कहां बनाए जाएं, ट्राइबल एरिया में स्पेसिफिकली, दैट हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट। कि अगर किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप रहता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे एडीसीज बनाए जाएं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिनको कुछ लेजिस्लेटिव पावर दी जाए लॉ बनाने की, कुछ जुडिशियल पावर दी जाए मतलब न्याय करने की, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन लोगों को दी जाए। ठीक है, अब 6 शेड्यूल कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये आपको ध्यान रखना है। इन द 4 स्टेट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इन 4 स्टेट्स के पास ऑलरेडी ये पावर है कि वो एडीसीज बना सकते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। अब ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की पावर किसको दी गई है, या किसी एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित करने की पावर किसको दी गई है स्पेसिफिकली, ये देख लेते हैं। ये चीज यूपीएससी के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस पे इतना नहीं पूछेंगे। तो ट्राइबल एरिया इन द 4 स्टेट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनेंगे इनको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने की पावर जो है वो गवर्नर को दी गई है। ठीक है, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट में है उस स्टेट का लेजिस्लेचर को अगर कोई लॉ बनाता है या हमारी पार्लियामेंट को लॉ बनाती है, तो वो लॉ उन पर्टिकुलर एरिया पे या तो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, और इंप्लीमेंट होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। द पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड, कौन से रिगार्ड में, कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया लॉ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरिया पे लगेगा या नहीं लगेगा, या मॉडिफिकेशन के साथ लगेगा, ये पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर को दी गई है। कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा या गवर्नर डिसाइड करेगा इस पावर को कि वो लॉ उस एरिया में अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंटेनिंग 30 मेंबर्स। ये चीज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है अगेन, कि जो एडीसी बनेगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, तो उसके अंदर 30 मेंबर होंगे। उन 30 मेंबर में से 4 मेंबर तो नॉमिनेटेड होंगे जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, और 26 ऐसे होंगे जिनको एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट किया जाएगा, मतलब जिनको वोट से चुना जाएगा और वोट वहीं के लोग देंगे जहां जिस एरिया में पर्टिकुलरली वो एडीसी होगा। तो 26 लोग इलेक्टेड होंगे 5 साल के लिए, और 4 लोग नॉमिनेटेड होंगे, उनको नॉमिनेट करेगा गवर्नर, और वो लोग कब तक रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेगा वो लोग तब तक रहेंगे। कौन, जो नॉमिनेटेड होंगे। इलेक्टेड जो होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। ठीक है, ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैज ए सेपरेटेड रीजनल काउंसिल, वहां पे अपनी खुद की एक रीजनल काउंसिल भी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ पूछा जा सकता है। 6 शेड्यूल के बारे में लद्दाख को इंक्लूड करने की बात की गई है। तो हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। हर एक शेड्यूल को थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या है, और 6 शेड्यूल के थोड़ा सा और डिटेल में गए हम, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमारे इस प्रीलिम अफेयर में इतना ही।
नेक्स्ट प्रीलिम अफेयर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे कोई नए टॉपिक्स को लेके, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रीलिम अफेयर के साथ फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।